नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं सेलेक्टर नोट्स। ये सेलेक्टर नोट्स जो है मध्यकालीन भारत पर आधारित है और ये देखें समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसमें आईएएस, पीसीएस यानी यूपीएससी के एग्जाम्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स और पीएससी यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स, जिसके अंतर्गत देखें तो महत्वपूर्ण रूप से यूपी पीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, मेंस एग्जाम 2024, आरओ 3 एग्जाम 2023, साथ ही देखें तो 17वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम 2024, 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025, एमपीएससी पीटी एग्जाम एंड मेंस एग्जाम, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही यूपीएससी एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस लेक्चर यानी सिलेक्टर नोट्स का जो है मध्यकालीन भारत पर आधारित जो है सिलेक्टर नोट्स को देखते हैं। पूर्व में हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेक्टर नोट्स और एंशिएंट हिस्ट्री पर जो सिलेक्टर नोट्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर लेक्चर बनाकर अपलोड किया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और इस लेक्चर में देख रहे हैं सिलेक्टर नोट्स जो है वो मध्यकालीन भारत पर आधारित है। और इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर की जाएगी उसको देख लेते हैं, यानी अनुक्रमणिका के अंतर्गत देखें तो यह सारी इसमें जानकारी है, यह इसमें निहित है इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जो है प्रेजेंट, उसमें हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह पहला ये मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यानी इसमें सिंध पर अरब आक्रमण, गजनियों का उत्थान, गौरी साम्राज्य और इसके बाद दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश के अंतर्गत ये सारे शासक हैं, खिलजी वंश के अंतर्गत ये सारे शासक हैं, तुगलक वंश के अंतर्गत ये सारे शासक हैं। इसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश, संतुलन काल का विघटन, यह पार्ट जो होगा इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें यह जो है मत वय भिन्नता दर्शाने वाले तथ्यों का स्पष्टीकरण हेतु पुस्तक में प्रयुक्त स्रोतों की सूची इसमें दी गई है। जैसा कि हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री के जो सिलेक्टर नोट्स है उसमें भी मत वय भिन्नता संबंधित जो स्पष्टीकरण की सूची दी गई थी, वैसे यह देखें मिडिल हिस्ट्री में भी यह जो है उसकी सूची दी गई है, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत जो है वो किसी एक विषय पर यानी समानता नहीं बल्कि वैभिन्नता, मत भिन्नता देखने को मिलती है। तो उसको स्पष्टीकरण जो विभिन्न स्रोत हैं उसे दिया जाता है। तो ये जो है इस टॉपिक या इसमें जो सिलेक्टर नोट्स के अंतर्गत जो भी पार्ट्स हैं उसको इन स्रोतों के माध्यम से स्पष्टीकरण जो है समसामयिक घटना चक्र दिया है। तो इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया था, जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे और उसके बाद के हुए थे, तो उसमें पहले टॉपिक हमने यह कवर किया था। चलिए आज इस टॉपिक को देखते हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण को देखते हैं, यानी इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण इसको देख लेते हैं। इसके बाद इसका जो है संक्षिप्त नोट चीयर्स वर्ड का जो है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण को सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो ये देखें सिंध पर अरब आक्रमण को देखते हैं। इसका स्रोत देखें, स्रोत क्या है यानी सोर्स क्या है, चचनामा या चाचनामा, लेखक अज्ञात। अरबी भाषा में लिखी इस पुस्तक में अरबों द्वारा सिंध पर विजय का इतिहास वर्णित है। किसमें? चचनामा या चाचनामा। इसके बाद इसमें देखें तो मोहम्मद अली बिन आमिद बिन अबूब कर्श कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी अनुवाद कराया। ये बहुत लंबा नाम है और ध्यान देना इसमें। इसका फारसी से अंग्रेजी अनुवाद यूएस दाऊद पोटा यानी यूएम दाऊद पोटा ने किया। फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये भी ध्यान देना। चचनामा का चचनामा मोहम्मद बिन कासिम की अभियान था, उसके शासन प्रबंध आदि की जानकारी का स्रोत है। ध्यान देना किसके लिए स्रोत है। चचनामा के अनुसार सिंध की सफल अभियान के पश्चात खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। तारीख ए सिंध या तारीख ए माशूमी के रचनाकार, तारीख ए सिंध या तारीख ए माशूमी के रचनाकार मीर मोहम्मद मासूम हैं। इसमें अरब विजय से लेकर मुगल सम्राट अकबर तक के राज्यकाल में सिंध का इतिहास वर्णित है। किसमें? ध्यान देना इसमें कहाँ तक वर्णित है। अरब विजय से लेकर मुगल सम्राट जो अकबर द ग्रेट रहा है उसके राज्य में सिंध का इतिहास का वर्णन इसमें किया गया। यह चचनामा पर आधारित है। अरबों के भारत पर आक्रमण की जानकारी का एक अन्य स्रोत 19वीं सदी की बिला दूरीकृत किताब फुतूल अल बल्तान है। अरबों के विजय का क्षेत्र सिंध व मुल्तान थे। इस किताब को भी ध्यान देना है। इसके रचनाकार कौन है? बिला दूरी हैं, उनकी किताब यह है, 19वीं सदी की है। मुल्तान से अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण प्राप्त होने के कारण अरबों ने इसे स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। इसके बाद देखें तो भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया गया है। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था उसकी राजधानी अरोड़ थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कासिम मोहम्मद बिन कासिम उसके आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था और उसकी राजधानी अरोड़ थी। और अरबों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा हजरत उमर के समय में मुंबई के निकट थाने पर हुआ, पर यह आक्रमण असफल रहा। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि अरब आक्रमण का तत्कालिक कारण श्रीलंका से आने वाले कुछ समुद्री जहाजों का देवल के समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा जाना था। ध्यान देना है तत्कालिक कारण क्या है। श्रीलंका से आने वाले कुछ समुद्री जहाजों को देवल के समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा जाना रहा। इस पर खलीफा वालिद के इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने दाहिर से उन समुद्री लुटेरों को दंडित करने तथा क्षतिपूर्ति की मांग की थी। दाहिर द्वारा हज्जाज की मांग ठुकरा दिए जाने पर हज्जाज ने क्रमशः 3 सेनानायक दाहिर के विरुद्ध भेजे। इसमें देखें तो प्रथम 2 सेना नायकों
उबैदुल्लाह था, बुदैल को दाहिर ने परास्त किया। तीसरे सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम ने रावर रोवर के युद्ध में दाहिर को परास्त कर मार डाला एवं अरबों का सिंध पर अधिकार हो गया। दाहिर ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, यानी दाहिर ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बौद्धों तथा अन्य धर्मों के मानने वालों का इसमें अंतर्विरोध चलता था, यानी बौद्धों का अन्य धर्मों के मानने वालों का इससे अंतर्विरोध चलता था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये असंतुष्ट लोग शामिल हो गए जो दाहिर की पराजय का मूल कारण बना। यानी मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो है ये असंतुष्ट लोग शामिल हो गए जो दाहिर की पराजय का मूल कारण बना। अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध पर पुनः हिंदू राजाओं का अधिकार हो गया। 713 ईस्वी में अरबों ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। सिंध के राजा दाहिर का समकालीन कन्नौज का राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने अरबों की बढ़ती शक्ति के मुकाबले के लिए चीन के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। यशोवर्मन संस्कृत साहित्यकार, भूति तथा प्राकृतिक काव्य गौड़वहो यानी गौड़वध के रचयिता, वाक्यपति का आश्रय दाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरब आक्रमण के समय चालुक्य राजा विजयादित्य, इसका समय है 696 से 773 ईस्वी था। अरब आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरब आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय शासन कर रहा था। उसने राज सिंह, राजाओं का सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त की उपाधि धारण की तथा कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दिस। इसके बाद देख लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम की राज व्यवस्था समझ लेते हैं इसमें। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में अनेक नगरों की स्थापना की और मंसूरा नगर को राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में गैर मुसलमानों यानी काफिर से पहली बार जजिया कर की वसूली की। ब्राह्मण तथा बच्चों और स्त्रियों को जजिया और अन्य करों से मुक्त रखा। और इसमें देखें तो यह है कि दाहिर की दो पुत्रियां, यानी जो राजा दाहिर था, दाहिर की दो पुत्रियां थे, सूर्या देवी और परमल देवी, खलीफा सुलेमान को सौंपी गई, जो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण बने। उमैद वंशी खलीफा अल वालिद प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई सुलेमान नया खलीफा बना। वह इराक के गवर्नर अल हज्जाज या हज्जाज बिन यूसुफ 714 ईस्वी में इसकी मृत्यु का कड़ा विरोधी था। चलिए इस जानकारी को थोड़ा देखें जीएस वर्ड के नोट से, संक्षिप्त नोट से भी थोड़ा देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है समसामयिक घटना चक्र के सिलेक्टेड नोट्स पर लौटते हैं। तो मध्यकालीन भारत को यहाँ से देख लेते हैं थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा के रूप में। तो मध्यकालीन भारत के रूप में देखें तो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरब आक्रमण होता है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि हमने देख लिया था। अरबों द्वारा 712 में सिंध का शासक दाहिर था। इस पर भी हमने चर्चा विस्तार शुरू कर लिया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक जयपाल था और सिंध आक्रमण के समय हमने देख लिया, और यह तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक जयपाल था। महमूद गजनी खुरासान का शासक, इसके बारे में देखें। इसके दरबारी विद्वान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके दरबारी विद्वान कौन थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उलवी, फारूकी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। इसके दरबार में शिवदराय तिलक जैसे हिंदू शासक थे। यानी इसके दरबार में जो हिंदू शासक थे वो कौन थे? शिवदराय और तिलक जैसे हिंदू शासक थे। किसके दरबार में? महमूद गजनवी के, खुरासान का शासक था। और इसमें देखें तो भारत पर 17 बार आक्रमण इसने किया। कौन? महमूद गजनवी। भारत पर 17 बार आक्रमण किया, मुक्त धन लूटने के लिए, यानी उद्देश्य इसका धन लूटना था। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ था। सुल्तान की उपाधि वाला प्रथम शासक ही महमूद गजनवी था। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण कौन से रहे? तो इसमें हमने देखा कि ये 17 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण इसका 1000 पर, आखिरी आक्रमण 1027 पर। और इसके प्रमुख आक्रमण देखना चाहें तो यह 1009 में नगरकोट पर किया, 1014 में थानेश्वर में किया, 1015 में कश्मीर पर किया, 1019 में मथुरा पर किया और 1019 से 23 तक कलिंजर पर इसने युद्ध किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में सब जानकारी आती है। तो मोहम्मद गौरी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो यह है सिक्कों पर कलमा एवं लक्ष्मी अंकित किया मोहम्मद गौरी। सिक्कों पर कलमा एवं लक्ष्मी अंकित कौन किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार में लूट की और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया। भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन। उस दौरान जो शासक था भीम द्वितीय था। अहिलवाड़ का युद्ध, यानी भीम सेकेंड और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ वह पाटन में हुआ, पाटन के अहिलवाड़ में हुआ। इसको अहिलवाड़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद गौरी के समय मोहम्मद चिश्ती भारत आए, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ। इसके बाद देखें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, यानी सबसे पहले जो युद्ध देखें तो ये युद्धों का क्रम यह रहता है। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के बीच में राय पिथौड़ा में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। द्वितीय यानी इसमें देखें तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है और इसमें देखें गौरी और चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। इसमें देखें तो यह जो है, यह जो आपका है
पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और गौरी इनको उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद जो है चंदावर का युद्ध होता है, यह जयचंद और गौरी के बीच में, इसमें भी गौरी विजयी होता है और जयचंद मारा जाता है। तो ये संक्षेप है, हालांकि इसका डिटेल करेंगे आगे। इसके बाद देखें अलबरूनी की जो रचनाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो अलबरूनी की रचनाएं देखें तो यह है रचना किताब उल हिंद यानी ताकीक ए हिंद, इसने रचना की अलबरूनी की है। गजनी के साथ भारत आया था अलबरूनी। इसके बाद देखें इसमें यह है तारीख ए यामनी, गजनी के जीवन पर लिखी गई है, तारीख ए यामनी अलबरूनी लिखा है। अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन के लेखक एडवर्ड सी सचाऊ हैं। इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, दिल्ली सल्तनत पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेक्टेड नोट्स के जो समसामयिक घटना चक्र का जो नोट्स उस पर चर्चा करके फिर यहाँ से देखते हैं इसको। तो ये हमने देख लिया था सिलेक्टेड नोट्स समसामयिक घटना चक्र के, ये हमने देख लिया था। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं। तो आगे यह आपका है, यानी इसमें स्पष्टीकरण के था, इसमें हम यह पढ़ रहे थे कि उमैद वंशी खलीफा अल वालिद प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई सुलेमान नया खलीफा बना। वो इराक के गवर्नर अल हज्जाज बिन यूसुफ 1714 इसमें मृत्यु का कड़ा विरोधी था। अतः उसने अल हज्जाज के सगे संबंधी को दंडित और प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। उसका कहर हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम पर भी टूटा। मीर मासूम के अनुसार ताहिर की पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी की षड्यंत्र के कारण कासिम की मृत्यु खलीफा के आदेश पर हुई। कुछ किताबों में खलीफा अल वालिद प्रथम को कासिम की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया गया, जो सत्य नहीं, क्योंकि कासिम की मृत्यु के पूर्व ही वालिद की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद अरब आक्रमण के प्रभाव को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, अरबों द्वारा सिंध विजय को स्टैनले लेनपोल ने भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक उपकथा एवं एक परिणामशून्य विजय बताया। अरबों के सिंध विजय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अरबों ने हिंदुओं से भारतीय धर्म, दर्शन, वैदिक शास्त्र, गणित तथा ज्योतिष में नवीन ज्ञान प्राप्त किया। अरबों ने इसे स्वदेश के साथ ही यूरोप में भी प्रचारित किया। अमीर खुसरो के अनुसार अरब ज्योतिषी अबू मासर, जो बसरा का निवासी था, ने बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया, यहीं उसकी मृत्यु हुई। अरबों के सिंध विजय ने सिंध में इस्लाम धर्म का बीजारोपण किया। गणित के क्षेत्र में अरबों ने भारत से भारतीय अंक और दशमलव पद्धति सीखी। अरबी अंक अभी भी हिंदसा कहलाते हैं। अब्बासी खलीफा हारून रशीद, जो कि एक असाध्य रोग से ग्रसित था, को माणिक के नामक भारतीय वैद्य ने रोग मुक्त किया। खलीफा मंसूर के समय अल जहारी ने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत का संस्कृत से अरबी भाषा में बात किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इब्न अल मुकफा ने पंचतत्व का कलील व दिनमा नाम से अरबी भाषा में बात किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अरबी संस्कृत भाषा में इसने पारंगत हो गए कि पुराण का भी संस्कृत में बात किया। 9वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार सिंधी भाषा में कुरान का अनुवाद हुआ। 9वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मालाबार का राजा चेरा मन पेरुमल भी इस्लाम का अनुयायी बन गया और उसका नाम अब्दुल रहीम शामली रखा गया। इसी समय सूफी संत मंसूर धर्म प्रचार हेतु भारत आए। विशेषता देखें तो अरब शब्द का शाब्दिक अर्थ है मरुस्थल के निवासी। अरब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मरुस्थल के निवासी। काबुल और पंजाब के 7 पीढ़ियों तक शासन करने वाले शाही वंश को अलबरूनी हिंदू तुर्क कहता है। इसके बाद इसमें देखें तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के समय पत्थर और तीर फेंकने वाली मशीन बीधू का प्रयोग किया। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने 15,000 घुड़सवारों को लेकर अरब आक्रमण को रोका था। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने 15,000 घुड़सवारों को लेकर अरब आक्रमण को रोका था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन सिंध में करवाया। इसके बाद देख लेते हैं गजनवियों का उत्थान। अलप्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। सुबुतगीन 977 से 997 ईस्वी इसका समय रहा। सुबुतगीन प्रारंभ में एक दास था। इसके स्वामी अलप्तगीन ने उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी। हिंदू शाही शासक जयपाल ने गजनी पर प्रत्याक्रमण काउंटर अटैक किया, किंतु तूफान के कारण जयपाल को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जयपाल ने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा एवं उसके जागीरदारों चाहमान तथा चंदेरों के साथ एक राज्य संगठित किया। इस राजसंघ को सुबुतगीन ने पराजित किया। महमूद गजनवी या सुल्तान महमूद, इसका समय 998 से 1030 ईस्वी में देखें। यह सुबुतगीन का पुत्र था। सर हेनरी एलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1999 ईस्वी से 1027 तक। इसको हमने देख लिया था 60 नोट्स, ये के 60 नोट्स में। इसकी उपाधि यमीन उद्दौला राज्य का दायां हाथ तथा अमीन उल मिल्लाह धर्म संरक्षक अथवा मुसलमानों का रक्षक। अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इस्लाम के लिए काम करने हेतु उसे महमूद को यह उपाधि दी। अतः इसका वंश यामनी भी कहा जाता है। खलीफा ने महमूद की सुल्तान उपाधि को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि खलीफा द्वारा यह उपाधि सल्जुक शासक तुगरिल को दी गई थी। महमूद गजनवी ने अपने राज्य के खुतबे में खलीफा का नाम शामिल करने का आदेश दिया। खलीफा का नाम खुतबे में शामिल करने की प्रथा 1258 ईस्वी में हलाको
खान ने समाप्त कर दी। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि से अलंकृत होने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। यद्यपि उसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित है। अमीर महमूद अंकित है। तारिक ए गजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो महमूद गजनवी के 17 यानी महमूद गजनवी जो है 17 आक्रमण जो भारत पर किया है। महमूद गजनवी के 17 भारतीय आक्रमण को क्रमशः देखें तो पहला देखें स्थान सीमांत नगरों पर आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है। जयपाल पर आक्रमण दूसरा रहता है 1001 में। तीसरा इसका भेरा पर आक्रमण 1003 में। चौथा मुल्तान पर आक्रमण 1004 से 1005 ईस्वी में। पांचवा सुखपाल या नौसा शाह पर आक्रमण 1007 में। छठा आनंदपाल पर आक्रमण 1008 से 1009 तक। सातवां नगरकोट पर आक्रमण 1008 में। आठवां मुल्तान पर आक्रमण 1011 में। नौवां देखें थानेश्वर पर आक्रमण 1014 में। 10वां लाहौर पर आक्रमण करता है 1013 में। 11वां कश्मीर पर आक्रमण करता है 1015 में। और 12वां देखें मथुरा कन्नौज पर आक्रमण करता है 1018 से 1019 तक। 13वां कालिंजर पर आक्रमण करता है 1019 तथा 1022-23 में। 14वां आक्रमण पंजाब पर आक्रमण करता है 1020 में। 15वां आक्रमण ग्वालियर तथा कालिंजर करता है 1022 में। इसके बाद 16वां आक्रमण देखें तो सोमनाथ पर आक्रमण करता है 1025-26 में। और आखिरी आक्रमण इसका सिंह देखिए जाटों पर आक्रमण 1027 में होता है। जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा है। यानी जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा है। नगरकोट विजय 1008 ईस्वी को महमूद की मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम महत्वपूर्ण जीत कहा जाता है। 11वां सैन्य अभियान महमूद का एकमात्र अभियान था जो असफल हुआ। विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। मथुरा को भगवान कृष्ण के जन्म के कारण हिंदुओं का बेतलहम कहा जाता था। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने देखा कि जो इसका 11वां सैन्य अभियान था महमूद का एकमात्र अभियान था जो असफल रहा। यानी 11वां इसमें देख सकते हैं कश्मीर पर आक्रमण, ये 11वां इसका आक्रमण रहा, यह असफल रहा। इसके बाद देखते हैं सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण इसमें है 16वां आक्रमण है 1025 से 26 तक सोमनाथ पर आक्रमण करता है। इसका 16वां आक्रमण इसको देख लेते हैं तो यह है। इस सैन्य अभियान का उल्लेख उल्वी ने किया है। सोमनाथ सैन्य अभियान के विषय में जानकारी का प्राचीनतम समकालीन स्रोत इब्न असीर रचित कामिल उत तवारीख है। सोमनाथ अभियान भारत में पंजाब के बाहर महमूद का अंतिम अभियान था। अलबरूनी के अनुसार महमूद ने सोमनाथ की मूर्ति नष्ट कर दी। गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ पर बिना युद्ध के ही महमूद का अधिकार हो गया। महमूद की सोमनाथ विजय को सामयिकता परवर्ती लेखकों ने मूर्ति पूजा पर इस्लाम की सबसे बड़ी विजय के रूप में वर्णित किया गया। इसमें और देखें तो जाटों और खोखरों को दंडित करने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी अंतिम बार भारत आया। और इसमें देखें तो यह है 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उल्वी ने उसके आक्रमण को जिहाद माना, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारतीय राज्यों में निम्नलिखित शासक थे। तो यहाँ देखें राज्य और शासक को देखें तो मालवा में भोज परमार थे। उत्तर पश्चिमी भाग में हिंदू शाही जयपाल थे। कश्मीर में ब्राह्मण वंशी रानी दिद्दा थे। कन्नौज में प्रतिहार वंशी राज्यपाल थे। बंगाल में पाल वंशी महिपाल प्रथम थे। और दक्षिण भारत में राजेंद्र प्रथम का शासन था। सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का शासक भीमदेव प्रथम था। विशेष तथ्य के अंतर्गत देख लेते हैं तो ये महमूद गजनवी ने भारत में प्रवेश मार्ग के रूप में खैबर दर्रे का प्रयोग किया था। गजनवी ने भारतीय ढंग से सिक्के चलवाए जिसका नाम दिल्ली वाला था। मोहम्मद गजनवी के चांदी के सिक्कों में अग्रभाग पर अरबी भाषा में था, पृष्ठभाग पर संस्कृत देवनागरी लिपि में लेख अंकित है। सिक्के के मध्य में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद। महमूद ने गजनी में एक विश्वविद्यालय, पुस्तकालय एवं संग्रहालय स्थापित करवाया। हेवेल के अनुसार महमूद गजनी में विशाल भवनों के निर्माण के लिए भारतीय कारीगर ले गया। आरसी मजुमदार के अनुसार महमूद की पंजाब विजय ने भारत के प्रवेश द्वारों को खोल दिया। गजनवी के दरबारी कवि फारूको के अनुसार उसने लाहौर में निगार खाना पिक्चर गैलरी का निर्माण करवाया जिसमें स्वयं महमूद का शबीह लगा था। अपना शबीह बनवाने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था, न कि मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। महमूद के शाही लेखक बैहाकी को लेन पूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी। कहा जाता है कि चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में एक कविता लिखी थी जिसे सुनकर महमूद इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने जीते हुए 15 किले चंदेल शासकों को वापस कर दिए। महमूद द्वारा गजनी में बनाई गई विशाल मस्जिद सेलेस्टियल ब्रिज को पूरब का आश्चर्य कहा जाता था। उसने नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान बांध बनवाया। आगे इसमें देखें तो महमूद और उसके उत्तराधिकारी मसूद ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया। मसूद की सेना में सेवंद राय और तिलक उच्च हिंदू पदाधिकारी थे। 1030 से 31 ईस्वी में महमूद के भतीजे सैयद सालाह मसूद ने अवध पर असफल आक्रमण किया। 1033 ईस्वी में बहराइच के राजा सुहेल देव ने इसको पराजित किया।
इंपॉर्टेंट है। 1033 ईस्वी में बहराइच के राजा सुहेलदेव ने उसको पराजित किया। सलार मसूद अपने लगभग सभी समर्थकों सहित मारा गया, उसे गाजी की उपाधि दी गई। बहराइच में उसका मकबरा स्थित है। मृत्यु से पूर्व महमूद ने साम्राज्य के 2 भाग कर दिया और उसमें से एक भाग मसूद का, दूसरा भाग मोहम्मद को दे दिया। खलीफा ने महमूद को सुल्तान की उपाधि दी, यानी खलीफा ने मसूद को सुल्तान की उपाधि दी। गोर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर 1055 ईस्वी में आक्रमण करके उसको पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया, इसलिए उसका नाम जहां सोज विश्व दहा के विश्व को जलाने वाला पड़ गया। खुसरो मलिक गजनवी के वंश का अंतिम शासक था। ध्यान देना है कि खुसरो मलिक गजनवी के वंश का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी विद्वान, उनकी कृतियों को देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्वान कृति उल्वी देखें। किताब अल यामनी या तारीख ए यामनी इसने लिखे। फिरदौसी शाहनामा राजाओं की गाथा लिखा। अलबरूनी किताब उल हिंद लिखा और बैहाकी तारीख ए सुबुद्दीन लिखा। बारी बारी से देख लेते हैं। अलबरूनी के बारे में देखें तो जन्म 973 ईस्वी खीवा में प्राचीन ख्वारिज प्रदेश में हुआ। इसका उपनाम अबू रेहान उपाधि विद्यासागर थे। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। वो इतिहासकार होने के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र का भी विद्वान थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछता है। इसके बारे में विकल्प देकर ये पूछता है कि मतलब इसके बारे में क्या जानता था या क्या था। तो ध्यान देना कि इतिहास होने के साथ साथ ये इतनी चीज़ों को ज्ञाता था या विद्वान था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं को उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा बराह मिहिर की प्रमुख रचनाएं हैं। उसने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद की रचना की। अरबी भाषा में ध्यान देना है। इसे 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाउ साचिन अरबी भाषा से अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने इसका अनुवाद किया। उसने लिखा है, हिंदू यह नहीं चाहते थे कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना बना लिया जाए। अब देखते हैं गौरी साम्राज्य को। देखें गौर का प्रधान वंश संसबानी था, यानी गौर का प्रधान वंश क्या था? संसबानी था। भारत में आक्रमण करने वाला मोहम्मद गोरी तीसरा प्रमुख मुसलमान नेता था, जिसने गजनवी के 148 वर्ष बाद भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गोरी का भारत का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था, यानी 148 साल बाद जो है भारत पर आक्रमण करता है मोहम्मद गजनवी के बाद। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय प्रमुख भारतीय राज्यों उसके शासक को क्रम से देख लेते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य यहाँ दिया गया, शासक दिया गया। पंजाब देखें, पंजाब राजधानी लाहौर थी। उस समय शासक खुसरो मलिक गजनवी वंश का अंतिम शासक था। सिंध पर जो आक्रमण देखें, सिंध का जो राज्य था उसमें जो उसका शासक था सुम्र जाति के मुस्लिम शासक थे, यानी सुम्र जाति का मुस्लिम शासक था उस दौरान सिंध पर। मुल्तान देखें तो मुल्तान पर जो शासक था करमाथी जाति के मुस्लिम शासक था। इसके बाद गुजरात एवं काठियावाद में देखें तो मूलराज द्वितीय, यानी गुजरात और काठियावाद पर मूलराज द्वितीय, इसकी राजधानी अहिलवाड़ या पाटन थे, यह शासक था। इसके बाद देखें दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौड़ा, पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, ध्यान देना है, का शासक था। कन्नौज पर जो जयचंद्र का शासक था। और जेजाक भुक्ति, जिसको बुंदेलखंड कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जेजाक भुक्ति किसको कहते हैं? बुंदेलखंड का। इस पर परमार्दी देव का शासक था। जेजाक से भुक्ति बंगाल पर पाल वंश का शासक था उस दौरान। तो हमने देख लिया राज्य और शासक कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोहम्मद गोरी को देख लेते हैं। इसे शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम अथवा गोर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। खुरासान विजय के पश्चात इसे मुइजुद्दीन की उपाधि मिली। इसका बचपन का नाम जंगी था। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथियों के विरुद्ध भारत में प्रथम आक्रमण किया था। करमाथियों को मुस्लिम समाज में नास्तिक विधर्मी माना जाता था। मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। हमने देखा कि जो मोहम्मद गजनवी था खैबर दर्रे से, और उसने जो है गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने उसे पराजित किया था। भीम द्वितीय की राजधानी अहिलवाड़ थे। 1181 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर के गजनवी सूबेदार खुसरो मलिक ने विवश होकर मोहम्मद गोरी से संधि कर ली। इसके बाद देखें 1182 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने सिंध पर आधिपत्य कर लिया। अंत 1186 ईस्वी में जम्मू के राजा विजयदेव के सहयोग से मोहम्मद गोरी ने पंजाब के सूबेदार खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। ये पंजाब पर मोहम्मद गोरी का तीसरा सैन्य अभियान था। इसके बाद इसमें देखें तो इसके पश्चात पंजाब का गौरी साम्राज्य विलय हो गया था, गजनवी वंश का अंत हो गया। लाहौर विजय के पश्चात गोरी का सीधा मुकाबला पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय से हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लाहौर विजय के पश्चात यानी मोहम्मद गोरी का सीधा मुकाबला जो होता है पृथ्वीराज चौहान से या पृथ्वीराज तृतीय से होता है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से तराइन जो हरियाणा में, ध्यान देना है, तराइन का जो प्रथम युद्ध आता है, ध्यान देना, तराइन जो है हरियाणा में, हरियाणा अक्सर तराइन का युद्ध पूछता है। तराइन के युद्ध में देखें इसमें 2 युद्ध रहते हैं।
तराइन वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर के बीच था, जो दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज से गौरी पराजित हुआ और गजनी भाग गया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, इसको देख लेते हैं। मिनहाज के अनुसार गौरी ने पृथ्वी का वध कर दिया था, यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान जी हार गए तो उस दौरान जो है इतिहास में यह टर्निंग पॉइंट रहता है, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध में यह जो है पृथ्वीराज चौहान जी इसको हरा देते हैं गौरी को और उसे भाग जाने देते हैं, अर्थात उसी समय इसको वध कर देते हैं। तो इतिहास जो है वो कुछ और होता है, हालांकि जो इतिहास में ये सब स्थितियाँ नहीं चलती हैं कि ऐसा होता वैसा होता, इसलिए जो वर्तमान है हो चुका उसी चीज़ पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन यदि उसी दौरान मार देते तो दूसरी बार इनको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि यह मौका उसने नहीं दिया, हराने के बाद इनका वध कर दिया और ये हराने के बाद उसको वापस जाने दिए थे। तो मिनाज के अनुसार गौरी ने पृथ्वी का वध कर दिया था, यानी पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया। वहीं हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने गौरी की अधीनता स्वीकार की, जिसके बाद गौरी ने उसे अजमेर का राजा बने रन दिया। जबकि पृथ्वीराज द्वारा षड्यंत्र की कोशिश के बाद ही उसे मृत्यु दिया गया था, न कि पहले। इसमें देखिए विरोधाभास है। तराइन के द्वितीय युद्ध में उत्तरी भारत मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। अजमेर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज के आधिपत्य में बना रहा। इसके बाद देखते हैं चंदावर का युद्ध होता है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित करता है। यही जयचंद आमंत्रित करता है मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध आक्रमण करने में, अर्थात यह जो है एक तरह से षड्यंत्रकारी के रूप में जो है इसको आमंत्रित करता है और अंततः यह भी मारा जाता है इसी के द्वारा। जयचंद मुस्लिम लेखकों तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा समझा जाता था। मोहम्मद गौरी ने बनारस नगर पर कब्जा कर लिया। ध्यान देना, मोहम्मद गौरी ने बनारस नगर पर कब्जा कर वहाँ के मंदिर को नष्ट कर दिया। गौरी ने ग्वालियर के राजा से खिराज वसूला। 1203 ईस्वी में गौरी के सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चंदेल जो कालिंजर विजय प्राप्त हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सेना नायक था मोहम्मद गौरी का। 1202 से 1203 ईस्वी में गौरी के सेना नायक बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार विजय तथा 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल विजय की गई। 1203 से 1204 ईस्वी के मध्य एशिया में अंधखुई के समीप ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। 15 मार्च 1206 ईस्वी को हत्यारों के एक दल ने धम्यक में छुरा भोंककर मोहम्मद गौरी को मार डाला। कुछ विद्वान उसके हत्यारों को शिया अथवा खोखर हिंदू बताते हैं। इसके बाद इसमें देखिए तो मोहम्मद गौरी और समय देवासान के कारण अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं कर सका। मलिक जुवेनी के अनुसार मुइजुद्दीन अहमद बिन शाम के भारतीय अभियानों का उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना था। मोहम्मद गौरी राजनीतिक सुधारों में मोहम्मद गजनवी से अधिक योग्य था। तो मोहम्मद गौरी की सैनिक विफलताएं देख सकते हैं। मोहम्मद गौरी की सैनिक विफलताएं क्या रही? अहिलवाड़ जो युद्ध यानी गुजरात पर देखें, इसका समय 1178 रहा। पराजित करने वाला राजा भीमदेव द्वितीय या मूलराज सेकंड था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान को पराजित करते हैं। इसके बाद अंधखुद का युद्ध होता है 1203 से 1204 ईस्वी में। इसमें अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म का शासक इसने पराजित किया था। विशेष तथ्य में जल्दी देखते हैं तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध की विजय का नायक पृथ्वीराज चौहान का सेनापति असकम था। भारत में सर्वप्रथम तुर्कों ने लोहे की रकाब एवं घोड़े की नाल का प्रयोग किया। तुर्कों द्वारा विशेष प्रकार के धनुष का प्रयोग किया गया, जिसे फारसी में नावक कहा जाता है। पृथ्वीराज के कुछ सिक्के मिलते हैं, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय कुछ सिक्के मिलते हैं जिस पर संस्कृत भाषा में हमीर खुदा है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा था तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थे। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता प्रदान किया था। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी की सेना के साथ ही अजमेर आए थे। यानी भारत में देखें सूफी संत की स्थापना या सूफी जो संत होता है इन्हीं के द्वारा भारत में स्थापित होता है या यहीं भारत में लाए थे। ईरानियों ने ही भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। यह भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 1192 ईस्वी में तराइन द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के 20 प्रदेशों का शासन सौंपा। भारत की भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय सुल्तान महमूद गजनवी को प्राप्त था, जबकि भारत में राज स्थापित करने का श्रेय संसवसी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार तुर्कों के विरुद्ध भारतीयों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन, तुर्की की रणनीति, सैनिक संगठन आदि जो है इसकी असफलता के मुख्य कारणों में माने जाते हैं। अब इसमें देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी बारी से इस वंशों पर हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखें जो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से सबसे शुरू इसमें करते हैं। 1206 से 1210 ईस्वी का समय रहा। तो इसको संक्षिप्त नोट से सबसे पहले जो जीएस वर्ड का संक्षिप्त नोट समाज देख लेते हैं। इसके बाद ये सब जानकारी जो है यह देखेंगे इसके बारे में। वंश यानी सबसे पहले इसमें देख लेते हैं गुलाम वंश को देखेंगे। बारी से वंशों को देखें। दिल्ली सल्तनत को देखें इसमें जीएस वर्ड के नोट्स में। तो दिल्ली सल्तनत आपका ये रहा। इसमें देखें गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में जो वंश हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और तुर्क थे इसमें। और इसमें लोदी वंश था जो अफगान थे।
सैयद वंश जो थे अरब के थे। ध्यान देना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यानी दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया, तो इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश किया, ये सभी तुर्क थे। और लोदी वंश ने भी दिल्ली सल्तनत में शासन किया, ये अफगान के थे, यानी अफगानी थे। और सैयद वंश ने भी शासन किया, ये अरब के थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोटेड पॉइंट है, ध्यान देना है। अब इसमें चलते हैं। इसमें ध्यान दें कि संतुलित काल में 6 वंशों का शासन था। इसमें जो है सबसे छोटा जो शासन था वो खिलजी वंश का था, यानी खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन किया। और सबसे लंबा जो शासन किया वो तुगलक वंश किया, जो तुर्क थे, इसने सबसे लंबा शासन किया था सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत पर। चलिए बारी बारी से इन वंशों को देख लेते हैं नोट्स में। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला जो वंश इसमें है गुलाम वंश, या इसको मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। और ये 1206 से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया, यानी कुल मिलाकर 84 वर्ष तक जो शासन किया था ये गुलाम वंश या मामलुक वंश में शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो इसके प्रमुख शासक देखें, इसका संस्थापक देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका संस्थापक रहा गुलाम वंश का या मामलुक वंश का। तो इस वंश में प्रमुख जो शासक रहे उसको क्रम से यहाँ देखें, तो इसके बाद इसके संस्थापक के बाद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के बाद जो है मुइजुद्दीन बाराम शाह बना। इसके बाद जो है जसरुद्दीन अहमद बना। इसके बाद बलबन बना। इसके बाद महमूद शाह बना। और आखिरी में रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की शासका बनती है। और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली यह पहली मुस्लिम शासका भी बनती हैं, रजिया सुल्तान। यानी ये जो है पहली शासका या पहली महिला बनती हैं जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करती हैं, रजिया सुल्तान। और ये गुलाम वंश या मामलुक वंश से सम्बन्धित है। और प्रमुख शासकों ने देख लिया, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह देखें तो यह जो है मोहम्मद गौरी का जो है कह सकते हैं ये गुलाम था या सेनापति था, जिसको हमने ऊपर डिटेल में देख लिया था सिलेक्टर नोट्स में। अब बारी बारी से इन सबों को क्रमशः अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही देखते हैं। ये 1206 से 1210 ईस्वी तक, यानी 4 वर्ष तक इसका शासन रहा, 4 या 5 साल तक रहा इसका। इसमें देखें तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था यह। और इसके बाद देखें ऐबक का अर्थ क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा का देवता। ऐबक, ऐबक का मतलब है चंद्रमा का देवता। राजधानी इसने बनाया जो लाहौर बनाया। 1206 ईस्वी में शासक बना। लाख बख्श की उपाधि धारण की इसने। इसके बाद देखिए तो मलिक सिपह सालार की पदवी धारण की, यानी इसने जो है मलिक की भी पदवी धारण की। इसके बाद सिपह सालार की भी पदवी धारण की और लाख बख्श की उपाधि धारण की इसने। इसके बाद यहाँ देखें तो इसमें यह है चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु 1210 में हो गई। हसम निजामी को संरक्षण इसने दिया। गजनवी के महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त किया। और इसके बाद देखें इसके प्रमुख स्थापत्य, यानी प्रमुख स्थापत्य में इसने क्या किया है, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार की नींव इसने डाली, ध्यान देना है, नींव डाली, पूरा नहीं करवाया। कुतुब बख्तियार काकी को समर्पित किया इसने। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का भी इसने निर्माण कराया। और इसके बाद देखें तो यह है, यानी इसके बारे में यह रहा। इसके बाद क्रमशः सारे जो इसके शासक रहे हैं, प्रमुख शासक, उसके बारे में तो इतनी जानकारी है जो है, ये देख सकते हैं कि इसके संस्थापक जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, उसके बारे में जो 1206 से 1210 ईस्वी तक था, तो इसके बारे में जानकारी रही है। और इसकी मृत्यु देखें तो हमने देखा कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी और इसको दफनाया गया था लाहौर में। और ये ध्यान दें नोटेड पॉइंट के अंतर्गत कि गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था, उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। तो आगे इसके बाद इसके अन्य जो है सुल्तान रहे इस वंश में, इसको देखते हैं। तो जो महत्वपूर्ण रहा वह आपका इल्तुतमिश है। इसके बाद जो है वो इस पेज पर है, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं बलवन और ये सुल्तान को साथ में देखते चलते हैं। तो यहाँ नोटेड पॉइंट के अंतर्गत सबसे पहले बलवन को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से यह बलवन है। तो इसमें देखें बलवन यह रहा। इसमें देखें पाबोस सिजदा का प्रचलन किया बलवन ने। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इसने सुल्तान को ईश्वर की छाया माना। कौन माना? बलवन ने। इसने सुल्तान को जो है ईश्वर की छाया माना। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना बलवन ने कराया। इसके बाद देखें तो इसका जो महत्वपूर्ण कार्य रहा, चालीसा दल का दमन इसने बलवन ने किया। चालीसा दल का दमन बलवन ने किया। नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि धारण की। नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश का दास था, यानी बलवन जो था इल्तुतमिश का दास था। वास्तविक नाम इसका बलवन का बहाउद्दीन था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और बलवन जो दास था इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का था। सारे दूसरे के दास थे, इसलिए यह गुलाम वंश कहलाया, ममलूक वंश कहलाया। इसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। रजिया सुल्तान समय 1236 से 1240 रहा। इसमें देखें तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक ये थी। अल्तुनिया से शादी की, इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी। इसके बाद ये देखें तो मलिक याकूत को अमीर ए अखूर नियुक्त किया, यानी मलिक याकूत को जो है अमीर ए अखूर नियुक्त किया किसने? रजिया सुल्तान ने। इसके बाद बराम शाह को भी इसमें देख लेते हैं। तो बराम शाह यह रहा। बराम शाह के बारे में देखें तो यह है नायब ए ममालिकात पद का सृजन किया किसने? बराम शाह ने।
रजिया के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुआ यह बहराम शाह, यानी बहराम शाह जो है रजिया के खिलाफ विद्रोह में शामिल होता है। इसने नायब या नायब मालिकात पद का सृजन किया था। उसके बाद इस वंश में जो महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह आपका देखें, इसका समय यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है, यानी 1210 से 1236 तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये भी गुलाम रहता है। तो इसमें देखें नाम का अर्थ इल्तुतमिश, जो इसका नाम है इसका अर्थ है साम्राज्य का आरक्षक। सुल्तान के पद को वंशानुगत किया इसने इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यह रहा इल्तुतमिश, पूछा जाता है एग्जाम में। दिल्ली राजधानी बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक समय लाहौर थे, इसने दिल्ली राजधानी बनाया। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का यह सूबेदार था। मिनहाज उस सिराज एवं मलिक ताजुद्दीन जैसे दरबारी विद्वान इसके समय थे, यानी इसके दरबार में थे। इसने चंगेज खां से बचने हेतु जलालुद्दीन को शरण नहीं दी थी। ऐबक का दास एवं दामाद था इल्तुतमिश। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से अधिकार प्राप्त किया था। इसके महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण कार्य में शामिल आपका है कुतुब यानी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। न्यू हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। इसके बाद देखें इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसने की। शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का जो टंका, तांबे का जीतल इसने चलाया। तुर्क ए चहलगामी का गठन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन किया। बदायूं में होज शमसी, जोधपुर में अंतरिकन का दरवाजा का निर्माण कराया। सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इसी को इल्तुतमिश को ही है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसके बाद खिलजी वंश आता है। तो हमें सबसे पहले जो है इसमें गुलाम वंश को देखा, यानी गुलाम वंश या ममलूक वंश है। इसको जो है सिलेक्टेड नोट्स जो सामने घटना चक्र प्रस्तुत है उसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद आगे जो इस नोट्स पर लौटेंगे अन्य वंशों को देखने के लिए। इसके बाद विस्तार नोट्स को सिलेक्टेड नोट्स से देख लेते हैं। तो इसमें देखें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक हमने संक्षिप्त नोट्स जैसे वर्ड में इसको देख लिया है। पृष्ठभूमि देखते हैं। तो विभिन्न इतिहासकारों ने संतलक के प्रथम राजवंश को दास, प्रारंभिक तुर्क, मामलूक, ममलूक और इल्बारी के नाम दिया है। ध्यान देना है कि जो यह है इसको यानी जो दास यानी जो सल्तनत का प्रथम वंश जो था इसको दास वंश या प्रारंभिक तुर्क, मामलूक या ममलूक वंश या इल्बारी आदि नाम दिया है विभिन्न इतिहासकारों ने। इस वंश को भी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद देखें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शम्मी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलवनी राजवंश की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मामलूक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास, यानी मामलूक का अर्थ इसने बता दिया क्या है। तो मामलूक का शब्द का जो अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए ये सभी दास रहे इस वंश में। मामलूक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया। इतिहासकार अजीज अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया है। तुर्की भाषा के शब्द ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी। मिनहाज के अनुसार ऐबक के हाथ की उंगली टूटी हुई थी, जिसके कारण उसे ऐबकेशल लूला भी कहा जाता था। ऐबक का राज्याभिषेक मोहम्मद गुरु की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में संपन्न हुआ। मलिक और सिपह शाह यानी सिपह सलार की उपाधि इसने गोरी द्वारा दी गई थी। यानी इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिपह सलार की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके सरदारों ताजुद्दीन, एलदौज, नसरुद्दीन कुवाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक में संघर्ष हुआ। गजनी के सिंहासन पर किरमान का शासक ताजुद्दीन एल्लाउद आरूढ़ हुआ। भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना ऐबक ने की। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ध्यान देना, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने अपने नाम पर सिक्के नहीं ढलवाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद हम देखें तो ऐबक ने आजीवन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, न ही उसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। वह मृत्यु पर्यंत अपने मालिक मोहम्मद गोरी के प्रति वफादार बना रहा था। उसके द्वारा प्रदत्त मलिक और सिपह सालाह की पदवी से ही संतुष्ट रहा। इसके बाद देखें हसन निजामी के अनुसार ऐबक ने दिरहम एवं दिनार नामक सिक्के चलवाए, यद्यपि अभी तक ऐसा कोई सिक्का नहीं मिला है। आगे इसमें देखते हैं तो उसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, इसलिए उसका नाम उन सुल्तानों की सूची में नहीं है जिसका नाम शुक्रवार के खुतबे में पढ़ा जाता था। सिंहासनरूढ़ होने के 3 वर्ष पश्चात यानी 1208 ईस्वी में गौरी के विविध उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र तथा सुल्तान के उसकी स्थिति को मान्यता देने के प्रतीक स्वरूप एक छत्र प्रदान किया। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ध्यान देना, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसकी उदारता के कारण से लाख बख्श एवं दूसरा हातिम कहा गया। इसकी एक अन्य उपाधि पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला भी था। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कुरान ख्वाखा कहा गया। उसने भारत में खिराज और उस्र के बीच अंतर को लागू किया। नवंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगौन यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हुई। उसे वहीं दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। ऐबक ने हसन निजामी था फख्र ए मुद्दबिर को आश्रय प्रदान किया। हसन निजामी ने ताजुल मासिर एवं फब्र ए
मुदब्बिर फब्र मुदीब से आदाब उल हर्ष व अल सजा की रचना की। इसके बाद आराम शाह देखें, इसके बाद आराम शाह बनता है तो इसका समय 1 साल का मात्र है, 1210 से 11 यानी 1211 ईस्वी तक। ऐबक की मृत्यु उपरांत प्रमुख तुर्की अमीरों ने आराम शाह को सिंहासन छीन किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आराम शाह ऐबक का पुत्र था, जबकि मिनहाज के अनुसार ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं। वहीं महमूद फजल आराम शाह को ऐबक का भाई बताता है। यद्यपि बाद में कई अमीर उसके खिलाफ हो गए, वह उन्होंने बताया कि इक़्तिदार सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जूद के मैदान में आराम शाह को पराजित किया। आराम शाह ने कुल 8 महीने तक शासन किया, यानी 8 महीने तक शासन किया इसने। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में जल्दी देख लेते हैं। देखें, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर उसे दास्ता से मुक्त करने हेतु ऐबक को आदेश दिया था। यानी ये गुलामों का गुलाम था, यानी कहें तो यह इल्तुतमिश को गुलाम कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये देखें मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम यह रहा इल्तुतमिश। और इसमें देखें तो इसमें इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर उसे दास्ता से मुक्त करने हेतु ऐबक को आदेश दिया था। डॉक्टर R.C. त्रिपाठी ने कहा, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से आरंभ होता है। इल्तुतमिश एल्बरी जनजाति का तुर्क था। दिल्ली गद्दी बैठने से पहले बदायूं का इक़्तिदार था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सुबेदार नियुक्त किया। 1215 से 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में यल्तौज को पराजित किया। तराइन का तृतीय युद्ध यानी पराजित किया यल्तौज को। द्वितीय युद्ध को हमने ऊपर ही देख लिया था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होती है। उसमें हमने चर्चा पूर्व में कर ली है, तो यहाँ पर तराइन का तृतीय युद्ध पूछता है, ध्यान देना किसके बीच में हुआ था और कौन पराजित हुआ था। इसके बाद देखें, यल्दौज की पराजय इल्तुतमिश के लिए दोहरी विजय थी। उसकी सत्ता को ललकारने वाले सबसे भयंकर शत्रु का विनाश था। गजनी से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद हो गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। 1217 में इल्तुतमिश ने कुवाचा को पराजित किया, लेकिन यह पूरी तरह कुचला न जा सका। अतः 1228 ईस्वी में जब इल्तुतमिश पुनः सिंध की ओर बढ़ा तो कुवाचा ने सिंध नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। 1221 से 1227 ईस्वी में उसने मंगोल आक्रमण की समस्या का समाधान किया। इल्तुतमिश ने 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म की युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का मंगोल आक्रमण के विरुद्ध शरण देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। बंगाल और बिहार में विद्रोह करते हुए हिशाम उद दीन इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन पर उपाधि धारण की। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने इवाज के साथ हुई युद्ध में उसे लखनौती के समय पराजित कर मार डाला। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र मंजूर था सम्मान सूचक वस्त्र खिलअत प्रदान किया। खलीफा से प्राप्त विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी क्षेत्रों पर सुल्तान ए आजम किरमुज को अधिकार दे दिया गया। आगे इसमें देखते हैं कि इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। राजपुतानों का इल्तुतमिश का प्रथम अभियान 1221 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग हुआ था। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग अधिकृत कर लिया। गुजरात के चालुक्यों के साथ युद्ध में उसे सफलता मिली। 1234-35 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर भीलसा तथा उज्जैन को लूटा। इस दौरान उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी नष्ट किया। इसी क्रम में विक्रमादित्य की एक मूर्ति दिल्ली लाई गई। इल्तुतमिश ने अंतिम अभियान खोखरों पर 1236 ईस्वी में किया। अवध में इल्तुतमिश के सबसे बड़े व योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को स्थानीय जातियों तथा उसके नेता वर्ग पीर्थू नामक एक अत्यंत शासी योद्धा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। दिल्ली में 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के अंतिम समय मुस्लिम उलेमाओं द्वारा उसने जामा मस्जिद में कत्ल करने का प्रयास किया गया। इसकी उपलब्धियां देख लें तो डॉक्टर के एक निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था, एक शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश ने मिनहाज, नासरी एवं ताजुद्दीन आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। मिनहाज ने इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहा। इसी समय अमीर खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद ने भारत में शरण ली। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही धर्मशुमन नामक तिब्बती भिक्षु ने नालंदा 1236 की यात्रा की। वेरी इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश के निर्देश पर ही फख्र मुदब्बिर द्वारा शासन और युद्ध कला पर पहला भारतीय मुस्लिम शास्त्र आदाब उल मुल्क रचा गया। यह प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने दुआब के महत्व को समझा, विद्याओं के माध्यम से संगठित किया। शासन में फारसी राज की, ध्यान देना, प्रशासन में फारसी राज की परंपराएं ग्रहण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। मुद्रा के रूप में देखें तो इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। वो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए।